ओम नमः परमात्मने। मैं विवेक कुमार तिवारी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुर पटना में ज्योतिष का सहायक प्राध्यापक हूँ। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ गोल परिभाषा। तो आप लोगों को याद होगा पूर्व के दिन में हम लोग गोल संधि तक पढ़े थे और फिर मैं आज आगे का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। तो फिर से थोड़ा सा आप लोग को हम पीछे से कुछ परिचय करा दें। सबसे पहले गोल संधि क्या है और गोल संधि से पूर्व जो है महद्वृत्त का आपस में जो प्रमांतर होता है वो कब होता है, कहाँ होता है, इसका मैं परिचय करा दूं। तो आचार्य कहते हैं कि षड्रास्यंतरितौ योगौ गोले त्रिज्योथ वृत्तयो राशि त्रये तु योगाभ्याम तयो स्यात् परमांतरम। क्या कहते हैं कि गोले अर्थात गोल पृष्ठोपरि त्रिज्योथ वृत्तयो अर्थात द्वयो महद्वृत्तयो योगौ षड्रास्यंतरितौ भवतः। गोल पर गोल यंत्र पर क्या होता है कि दो महद्वृत्तों का आपस में जो योग होता है, जो संपात होता है, उन दोनों का अंतर 6 राशि का होता है। ठीक है। षड्रास्यंतरितौ योगौ गोले त्रिज्योथ वृत्तयो। फिर आगे कहते हैं कि राशि त्रये तु योगाभ्याम तयो स्यात् परमांतरम। राशि त्रये तु योगाभ्याम तयो अर्थात महद्वृत्ते योगाभ्याम परमांतरम राशि त्रये तु भवति। दोनों जो योग होते हैं महद्वृत्त का आपस में दो संपात जो होते हैं उन दोनों का अंतर कितने का होता है? तो कहते हैं कि परमांतर जो है 3 राशि पर होता है। उदाहरणार्थ जैसे कि आप देख रहे हैं इस वृत्त को हमने क्रांति वृत्त कल्पना किया और इस वृत्त को जो है नाड़ी वृत्त कल्पना किया। नाड़ी वृत्त को कल्पना कर लिया। अब आगे क्या करना है सो देखिए। यह आपका नाड़ी वृत्त है और यह क्रांति वृत्त हो गए। तो अब दोनों महद्वृत्त हैं, दोनों त्रिज्या वृत्त हैं, आपस में दोनों का योग होगा। तो आचार्य क्या कहते हैं कि दोनों का योग जो है 6 राशि पर होंगे। अर्थात पहला जो योग होगा, पहला जो संपात होगा उससे दूसरा संपात 6 राशि पर होगा। ठीक। तो अर्थात 6 राशि इधर 12 राशियां होती हैं। तो 6 राशियां इधर 6 राशियां इधर, एक भाग में 6 राशि दूसरे भाग में 6 राशि। तो सामान्य सी बात है कि दोनों का अंतर 6 राशि हो जाएंगे। क्योंकि आपस में जो अंतर होगा 180 अंश का होगा। 180 अंश में 6 राशि होंगे, 30 अंश के 1 राशि, 180 अंश में 6 राशि। ठीक। फिर आगे क्या कहते हैं कि परमांतरम स्यात्। परमांतर होता है कहाँ? तो कहते हैं कि राशि त्रयेतु परमांतरम स्यात्। और 3 राशि पे तयो महद्वृत्तयो योगाभ्याम राशि त्रयांतरे परमांतरम भवति। दोनों महद्वृत्त के आपस का जो परमांतर है अर्थात सबसे परम दूरी होता क्या है कि जहाँ पे दोनों संपात करते हैं वहाँ पे तो दोनों का अंतर का अभाव होता है। क्योंकि यहाँ भी दोनों आपस में एक जगह मिले हुए हैं, यहाँ भी मिले हुए, तो वहाँ पर अंतर का अभाव जो जो आप आगे बढ़ेंगे वो अंतर बढ़ते जाएगा। तो परमांतर कहाँ होगा? तो कहते हैं आचार्य कि दोनों का परमांतर जो राशि त्रयेतु परमांतरम स्यात्, 3 राशि पर परमांतर होगा। अर्थात अगर पहला जो कहाँ पे होता है मेषादि बिंदु पर होगा, अगर संपात तो मेष वृष मिथुन मिथुनांत पर परमांतर हो जाएगा। अथवा दूसरा संपात तुलादि बिंदु पर है तो तुला वृश्चिक धनु धनुरंध पर जो है धनुरंध पर जो है परमांतर हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं गोल संधि। तो कहते हैं कि नाड़ी भवृत्तयोर योगौ गेयो मेष तुलादिगौ गोल संधि समाख्यौ तौ भूगोल चलना चलौ। कहते हैं कि नाड़ी भवृत्तयो नाड़ी वृत्तम भवृत्तम नाम क्रांति वृत्तम यो क्रांति वृत्तयो योगौ मेष तुलादिगौ गेयौ। नाड़ी वृत्त और क्रांति वृत्त का योग जो होता है वह मेषादि बिंदु पर तुलादि बिंदु पर होता है, ऐसा जानना चाहिए। फिर कहते हैं कि गोल संधि समाख्यौ, उसे गोल संधि भी कहते हैं। अर्थात दोनों का नाड़ी वृत्त और क्रांति वृत्त का जो संपात होता है आपस में, उन दोनों संपात को गोल संधि कहे जाते हैं। दोनों संपात गोल संधि कहे जाते हैं। फिर कहते हैं तौ भूगोल चलना चलो। अब वो दोनों जो है वह
अर्थात क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त दोनों चलायमान है, लेकिन फिर भी चलायमान होते हुए भी दोनों जो है अचल प्रतीत होते हैं। भववृत्तस्य समाभागा राशयो द्वादश स्मृतः नाड़ी वृत्तोत्तरे अजाद्याः तुलाद्याः दक्षिणे स्थिताः। क्या कहते हैं? भववृत्तस्य समाभागा राशयो द्वादश स्मृतः। कहते हैं कि भववृत्तः नाम क्रांतिवृत्तः, क्रांतिवृत्तस्य द्वादश भागाः तुल्याः मेषाद्याः द्वादश राशयः स्मृताः। क्रांतिवृत्त का 12 बराबर बराबर हिस्सों में 12 भाग में बांटने पर मेषादि 12 राशि होते हैं। ठीक, अब कहते हैं आगे क्या कहते हैं कि नाड़ी वृत्तात उत्तरे अजाद्याः तथा च दक्षिणे तुलाद्याः स्मृतः। कहते हैं कि गेया नाड़ी वृत्तात नाड़ी वृत्त से उत्तरे अर्थात उत्तरस्याम दिशि मेषादयः षड्राशयः भवन्ति। अर्थात मेषादि राशि जो होते हैं मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, ये मेषादि जो 6 राशियाँ हैं वह नाड़ी वृत्त से उत्तर भाग में होते हैं, अर्थात नाड़ी वृत्त से उत्तर भाग में होंगे, और तुलादि जो होंगे वह नाड़ी वृत्त से दक्षिण भाग में होंगे। ठीक, तो आप यहाँ जैसे चित्र में भी देख ले रहे हैं, इधर आपको हम इधर अगर उत्तर दिशा मानते हैं और इधर दक्षिण दिशा कल्पना करेंगे तो यहाँ पे मेषादि 6 राशि उत्तर में हो जाएंगे क्रांतिवृत्त का। अर्थात इससे यह स्पष्ट है कि नाड़ी वृत्त से 6 राशि वाले जो भाग है क्रांतिवृत्त का, जो क्रांतिवृत्त का अर्धभाग है वो उत्तर दिशा में होता है, अर्थात नाड़ी वृत्त से उत्तर में होता है, और जो तुलादि 6 राशि हैं वह नाड़ी वृत्त से दक्षिण दिशा में होंगे। ठीक, फिर आगे आचार्य कहते हैं अयन वृत्तम। कहते हैं कि गोल संधिर नवत्यन से वृत्तम कर्क मृगादिगम अयन वृत्तम अयन मंडलम तत्स्यात् कनवृक्ष ध्रुवयोर्गतम। क्या कहते हैं कि गोल संधिर नवत्यन से वृत्तम कर्क मृगादिगम। अब कहते हैं कि एक ऐसा वृत्त होगा जो गोल संधि से, अर्थात गोल संधि कौन कौन है? मेषादि बिंदु और तुलादि बिंदु। तो मेषादि बिंदुतः तुलादि बिंदुतः व नवत्यंश वृत्तम अयन वृत्तम भवति। मेषादि बिंदु जो गोल संधि है तो गोल संधि तः नवत्यंश वृत्तम, गोल संधि से नवत्यंश वृत्त जो होगा अयन वृत्त होगा। तो गोल संधि कहाँ है? तुलादि बिंदु है, तो तुलादि से कहेंगे तो तुला वृश्चिक धनु धनुरंत हो जाएगा नवत्यंश, अथवा मेषादि बिंदु लेंगे तो मेष वृष मिथुन मिथुनांत हो जाएगा नवत्यंश। अर्थात आपका जो ये चाप बनेगा, ये चाप अथवा ये चाप बनेगा आपका, इन चाप से निर्मित जो वृत्त होगा वो अयन वृत्त होगा। तो यहाँ पर क्या किए? नवत्यंश वृत्त कर दिए, तो कुछ इस तरह का वृत्त बना, तो इसको हमने अयन वृत्त कल्पना कर लिया, अयन वृत्तम। ठीक, ये आपका हो गया। तो उसका एक गुण क्या बता रहा है कि कर्क मृगादिकम, अर्थात अयन वृत्तम कर्गादिकम कर्कादि बिंदुतः गतम और कर्कादि बिंदु गतम मकरादि बिंदु गतम भवेत। कर्कादि बिंदु में गया हुआ होगा और मकरादि बिंदु में गया हुआ होगा। ठीक, फिर आगे क्या कहते हैं आचार्य कि कदम्ब ध्रुवयोर गतम। और यह वृत्त जो है अयन वृत्त जो है क्रांति वृत्त के कर्कादि और मकरादि बिंदु के साथ साथ दोनों कदम्ब और दोनों ध्रुव वृत्त में भी गए हुए होंगे। तो यह वृत्त लगभग जो है आपका यामोत्तर वृत्त के आसपास बनेंगे यह वृत्त। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं सो देखिए। अब कहते हैं चंद्रादि नाम विमंडलानी, चंद्रादि ग्रहों का। तो आपको यह स्पष्ट हो गया है कि क्रांति वृत्त में जो है सूर्य चला करता है। अन्य ग्रह कहाँ चला करते हैं इसके लिए आचार्य बता रहे हैं। कहते हैं कि यत्र गच्छन्ति चंद्राद्याः तद विमंडल मुच्यते है। चंद्रादि जो अन्य ग्रह सूर्य से इतर जितने भी ग्रह हैं आपके, वह ग्रह जो चला करते हैं चंद्र और भौमादि पंचतारा ग्रह, वह क्या होता है? तो कहते हैं कि यत्र गच्छन्ति चंद्राद्याः, चंद्रादि जो अन्य ग्रह जो जहाँ जहाँ जिस जिस मंडल में भ्रमण करते हैं वो क्या होता है? विमंडलम मुच्यते, उसे विमंडल कहते हैं। तत्तु चंद्रादि खेटा नाम ऊह नियम पृथक पृथक। इस तरह से चंद्रादि ग्रहों का अलग अलग विमंडल होते हैं। अर्थात चंद्र विमंडल में चंद्र भ्रमण करेगा, मंगल विमंडल में मंगल भ्रमण करेगा, इसी तरह से बुध में बुध, गुरु में गुरु, सबके अपने स्व विमंडल अलग अलग सभी ग्रहों के हैं। फिर कहते हैं विकदम्बाभिदम तस्य
पृष्ठ केंद्र मुदाहृतम विमंडले भवितस्य संपात पात उच्यते। अब यहाँ पे दो बात कह दी है। एक पहला कहते हैं कि विकदम्ब का कल्पना करते हैं। जैसे कि आप क्रांति वृत्त के लिए कदम्ब होता है, तो कदम्ब जो है आपका क्रांति वृत्त का पृष्ठीय केंद्र है, उसी तरह विमंडल का केंद्र विकदम्ब हो जाएंगे। विकदम्ब हो, एक विकदम्ब का कल्पना किए कि जिस तरह क्रांति वृत्त का पृष्ठीय केंद्र कदम्ब वृत्त होता है, कदम्ब तारा होता है, उसी प्रकार आपका अन्य जो जितने भी विमंडल हैं उन विमंडलों का अपना अपना स्व विकदम्ब भी होते हैं, उनका जो पृष्ठ केंद्र कहे जाते हैं। अब कहते हैं विमंडले भवितस्य संपातः पात उच्यते। अब कहते हैं कि विमंडल में भववृत्त अर्थात क्रांति वृत्त का जो संपात होता है वहीं आपका, अर्थात विमंडल अलग अलग सबके हैं लेकिन है तो सब गोल में ही, तो आपका क्या होगा कि इस प्रकार से जिस तरह से विमंडल में आपका अन्य ग्रह से नाड़ी क्रांति का संपात हुआ, या अन्य जो है क्षितिज उन्मंडल का संपात हुआ, या पूर्वापर क्षितिज का संपात हुआ, या उत्तर वृत्त का और क्षितिज वृत्त का उन्मंडल वृत्त का संपात हुआ, इस तरह से अन्य वृत्तों का जो संपात होते हैं, उसी प्रकार आपका विकदम्ब और क्रांति वृत्त का जो संपात होगा उसे पात कहेंगे। ठीक है, पात उच्यते। अब कहते हैं एवं चंद्रस्य यो पातौ तत्रादौ राहु संज्ञकौ द्वितीय केतु संज्ञस्तौ ग्राहकौ चंद्र सूर्ययो। कहते हैं कि एवं इसी प्रकार चंद्रस्य यो पातौ तद आद्यहु राहु संज्ञकौ, इसी प्रकार चंद्र विमंडल का जो पात होगा, अर्थात चंद्र विमंडल का जो क्रांति वृत्त के साथ जो संपात होगा उसका आदि संपात जो है राहु संज्ञक होगा, और द्वितीय केतु संज्ञक, और दूसरा जो है वह केतु संज्ञक होगा। अर्थात चंद्र विमंडल का क्रांति विमंडल के साथ जो संपात होगा तो उसका प्रथम संपात बिंदु, प्रथम पात बिंदु जो है वही पात कहे जाएंगे, इसलिए राहु केतु को पात भी बोलते हैं, पात भी कहते हैं। तो चंद्र विमंडल का क्रांति वृत्त के साथ जो संपात होगा वह संपात क्या होगा आपका, वही संपात आपका प्रथम संपात होगा, प्रथम जो संपात बिंदु होंगे वो राहु संज्ञक होंगे, और दूसरे संपात जो होंगे वह केतु संज्ञक है। यह जो है ग्राहकौ चंद्र सूर्ययो, इस तरह से जो है ग्रहण में यह दोनों चंद्र और सूर्य जो है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में जो है इस प्रकार यह जो है क्रमशः, अर्थात चंद्र ग्रहण में राहु और सूर्य ग्रहण में केतु उनका कारक बनता है। ठीक, फिर कहते हैं अब बिंदु द्वयोपरि वृत्त करणम। अब कहता है दो बिंदु के ऊपर वृत्त करना है, तो किस प्रकार का वृत्तों का सब बता रहा है। बिंदु द्वयात् नवत्यंश मंडल द्वय योगतः यन्नवत्यंश वृत्तम तत् बिंदु द्वय गतम भवेत्। बिंदु द्वयात् नवत्यंश मंडल द्वय योगतः यन्नवत्यंश वृत्तम तद बिंदु द्वय गतम भवेत्। क्या कहते हैं कि द्वयोः बिंदुयोपरि वृत्त करणाभीष्टम ताभ्याम नवत्यंशैः कृत वृत्तयोः यत्र संपातः तत्र नवत्यंश वृत्तम तदुक्त बिंदु द्वय गतम भवति। सामान्य चीज है, कहते हैं कि जहाँ भी दो बिंदु से आप अगर करते हैं, दो बिंदुओं के ऊपर अगर आप वृत्त करते हैं तो उन दोनों वृत्त का जो नवत्यंश त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त जो होगा वह जहाँ संपात होगा उस संपात बिंदु से क्या हो जाएगा कि नवत्यंश का त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त उक्त बिंदुगत वृत्त हो जाएंगे। सामान्य वृत्त है। उदाहरण के लिए जैसे अभी आपको हमने बताया ना, यहाँ पर आपके सामने उदाहरण है, क्या है, तो क्रांति और नाड़ी का संपात बिंदु जो है आपका क्या हो गया, तुलादी और मेषादी है, जिसको आप गोल संधि कहते हैं। अब फिर गोल संधि से जो आप नवत्यंश वृत्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों से नवत्यंश वृत्त करेंगे तो अयन वृत्त बना। अब अयन वृत्त जो है इससे अब स्पष्ट है कि इससे नवत्यंश हुआ है, तो इससे भी उनका अर्थात अयन वृत्त से नाड़ी वृत्त का भी जो है नवत्यंशी होगा। अर्थात आप अयन मंडल जो है, अगर अयन मंडल से दोनों का आपस में दूरी देखेंगे तो नवत्यंश ही होंगे। ठीक, तो वहीं आप कहते हैं कि दोनों का जो है उसके जो दोनों बिंदु से आप नवत्यंश वृत्त करेंगे तो वह दूसरा वृत्त में जाकर संपात करेगा, नवत्यंश पर होगा। ठीक, आगे कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहते हैं ग्रह स्थानादि संलग्नम। अब इसको लगभग देखिए, श्लोक आप लोग देखते रहिए। कहते हैं ग्रह स्थानादि संलग्नम
वृत्तम यच्च खमध्यगम दीर्घवृत्तम कथते तत्र ग्रहस्थानादि कावधि। कहते हैं अब यहाँ पे दीर्घवृत्त का परिभाषा बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत में आपको बहुत ही आवश्यकता पड़ेगा आगे। कहते हैं ग्रह स्थानादि संलग्नम वृत्तम यच्च खमध्यगम, ऐसा वृत्त का कल्पना करें जो क्या हो, तो ग्रह स्थानादि संलग्नम, ग्रह स्थान आदि में संलग्न हो, और खमध्यगतम, और खमध्य में गया हुआ, खमध्यगतम वृत्तम ग्रह स्थानादि संलग्नम वृत्तम किम भवति, तो दीर्घवृत्तम भवति। कहते हैं कि खमध्य में और ग्रह स्थान में गया हुआ वृत्त क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त हो जाएगा। अब कहते हैं ग्रह स्थानादि का अवधि, वो ग्रह स्थानादि तक गया हुआ वृत्त होगा। फिर कहते हैं क्षितिजात उन्नतांशः स्यु खमध्याच्च, यहाँ पे ख का मिसप्रिंट हो गया है, क कर दिया है, यहाँ पर श्लोक है खमध्याच्च नतांशकः क्षितिजात उन्नतांशः स्यु। अब यहाँ पे इसी दीर्घ वृत्त में जो है हम लोग नतांश और उन्नतांश का साधन करते हैं। तो क्या कहते हैं कि क्षेत्र में ज़्यादा स्पष्ट होगा, अब इसको मिटा देते हैं। फिर क्या कहते हैं कि क्षितिजात उन्नतांशः स्यु खमध्याच्च नतांशकः। कहते हैं कि क्षितिज में क्षितिज वृत्त से उन्नतांश का साधन करेंगे, उन्नतांश होगा, और खमध्य से नतांश हो जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए कि ये आपका क्षितिज वृत्त हुआ, ठीक, और ये आपका खमध्य हो गया, ठीक, और यहाँ पे यह ग्रह है। तो एक ऐसा वृत्त करेंगे जो आपका ग्रह स्थान और खमध्य दोनों में गया हुआ हो। तो खमध्य ऊपर भी होते हैं, ऊर्ध्व खमध्य और ऊर्ध्व खमध्य दोनों खमध्य होते हैं। तो इस तरह से, और यह आपका हो गया ग्रह स्थान, और ये मान लिए हम खमध्य, इसको हम मान लिए क्षितिज वृत्त, क्षितिज वृत्तम, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, खमध्य मान लिए, फिर यहाँ पे क्षितिज वृत्त मान लिए। अब क्या कहता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ग्रह यदि हो, तो आपका आचार्य क्या कहते हैं कि ग्रह स्थानादि संलग्नम, ग्रह स्थान को के साथ जो है से संलग्न हो, ग्रह स्थानादि से संलग्न हो, और खमध्यगतम वृत्तम, और खमध्य में गया हुआ वृत्त होगा। तो वह क्या हो जाएगा आपका दीर्घवृत्तम, वह दीर्घवृत्त कथ्यते, दीर्घवृत्त कहे जाएंगे। अब आगे क्या कहते हैं, क्षितिजात उन्नतांशः स्यु खमध्याच्च नतांशकः। क्षितिज वृत्त से जो है आपका उन्नतांश होगा, और क्षितिज वृत्त से उन्नतांश कहे जाएंगे, और खमध्य से नतांश कहे जाएंगे। अर्थात क्षितिज वृत्तात् ग्रहावधि उन्नतांशः भवति, तथा च खमध्यात् ग्रह स्थानादिकवधि नतांशः भवन्ति। अर्थात क्षितिज वृत्त से ग्रह तक उन्नतांश होंगे, और खमध्य से ग्रह तक नतांश होंगे। अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएंगे नतांश, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे उन्नतांश। तो सामान्य परिभाषा है क्षितिजात उन्नतांशः स्यु खमध्याच्च नतांशकः। क्षितिज से ग्रह तक जो है उन्नतांश हो जाएंगे, और खमध्य से ग्रह तक नतांश हो जाएंगे। स्पष्ट है। अब आगे क्या कहते हैं कि उन्नतांशज्ञकः शंकुर नतांशज्ञा च दिग्ज्ञकः। अब यहाँ पे नया चीज बता रहे हैं, कहते हैं उन्नतांशज्ञकः शंकुर, उन्नतांश का जो ज्या होगा, उन्नतांशज्ञा शंकु, उन्नतांश का जो ज्या होगा वह क्या कहलाएगा, शंकु कहलाएगा। और नतांश का जो ज्या होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका उन्नतांशज्ञा शंकु, उन्नतांशज्ञा दृग्ज्ञकः, वह दृग्ज्या कहलाएगा, ठीक। उन्नतांश का शंकु, उन्नतांश का ज्या शंकु, और उन्नतांश का ज्या दृग्ज्या कहलाएगा। उदाहरणार्थ के लिए थोड़ा क्षेत्र हम अधिक स्पष्ट कर दें, आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे कि आप मान लीजिए इसके लिए आपको पहले ज्या का परिभाषा जानना होगा। 2 मिनट के मान लीजिए कि आपका ये खमध्य है, ये बिंदु जो है खमध्य है, और ये आपका जो है
ये नीचे वाला जो है आपका क्षितिज वृत्त है, क्षितिज वृत्तम। ग्रह स्थान यह है ग्रह स्थान। अब हमको क्या करना, ज्या जानना है। तो ज्या का परिभाषा क्या होता है कि वृत्त के जिस भी चाप का ज्या जानना हो, कोई भी चाप हो, जैसे मान लीजिए हमारा चाप हुआ, इतना बड़ा चाप ये हुआ जो इसको उन्नतांश बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, उन्नतांश हो जाएगा। तो और यहाँ से यहाँ तक आपका मध्य से लेकर के और यहाँ तक नतांश हो जाएगा, ठीक है, नतांश हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप कि अब कहता है कि क्षितिज वृत्त जो है क्षितिज उन्नतांश जका शंकु उन्नतांश ज्या दृग्जका, उन्नतांश का जो ज्या होगा वो क्या हो जाएगा आपका शंकु कहलाएगा, और नतांश का ज्या जो है वो दृग्ज्या कहलाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। क्या कहता है कि ज्या कहते किसे, पहले इसको जान लीजिए। तो ज्या का परिभाषा कहा गया है कि वृत्त के किसी चाप खंड के एक प्रांत से केंद्र में गया हुआ रेखा। तो अब मान लीजिए हमारा इतना बड़ा चाप खंड का ज्या जानना है, चूंकि उन्नतांश इतना बड़ा है, तो उन्नतांश के एक चाप खंड से केंद्र में गए हुए रेखा पर द्वितीय प्रांत से, अर्थात चाप खंड के द्वितीय प्रांत से उस केंद्रगामी रेखा पर किया गया लंब उस चाप खंड का ज्या होता है। तो ये आपका हो गया ज्या। लंब का मतलब क्या होता है कि वह नवत्यंश हो, तो ये आपका नवत्यंश होगा, स्पष्ट है, तो ये आपका ज्या हो गया। तो अर्थात ये आपका जो है उन्नतांश का ज्या, तो इसको क्या बोलेंगे, शंकु, शंकु नाम देंगे इस ज्या को। अब दूसरा क्या है, ये आपका बन गया, तो इसको क्या कहते हैं, नतांश को ज्या को दृग्ज्या कहते हैं। तो दृग्ज्या किसे कहेंगे, तो इसके लिए देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे हम कि वृत्त के चाप खंड के एक प्रांत से केंद्र में गया हुआ रेखा, तो एक वृत्त का एक खंड है जिसका केंद्र ये है, तो एक प्रांत से केंद्र में हम केंद्रगामी रेखा कर दिए, और दूसरे प्रांत से उस केंद्रगामी रेखा पर किया गया लंब, तो लंब कर दिए। तो लंब का मतलब होता है नवत्यंश, यहाँ भी नवत्यंश वृत्त बनेंगे और यहाँ भी नवत्यंश बनेंगे, आपका कोण बनेगा। तो लंब कर दिए, तो आपका ये जो बना यहाँ से यहाँ तक जो भाग हुआ इसको ज्या कहेंगे। और यह ज्या किसका हुआ, इस वृत्त के चापखंड का ज्या हुआ, और वृत्त का चापखंड क्या है, नतांश है। तो इसलिए उस नतांश के ज्या को क्या कहेंगे आचार्य, दिग्ज्या, दृग्ज्या, ठीक। तो यहाँ तक स्मरण है। अब यहीं पर हम पाठ समाप्त करते हैं। तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।